तालियों के साथ सभी भाई मेरे स्वागत करेंगे एमएलए श्रीमान अतुल प्रधान जी का। ये वाला माइक दे दो। हेलो 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 हेलो। हालांकि सीलमपुर का नाम बहुत बड़ा है और जब सीलमपुर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पुरानी यादें, पुरानी बातें जो इतिहास में दबी हैं, छुपी हैं, वो सामने आती हैं। मैं सर्वप्रथम मीर भोज जी के चरणों में नमन करते हुए आज जो सीलमपुर के नौजवान साथियों ने ये बीड़ा उठाकर जिसमें सफलता पाई है और एक शानदार मूर्ति जो स्थापित की है, उसके लिए तमाम सीलमपुर के नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग सब बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ तो कई नौजवान साथियों ने कहा मेरठ आने के लिए। हमने कहा कि आप सूचना आपने दे दी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि समय पर पहुंच जाएं। और मैं आप लोगों से भी सबसे निवेदन करूंगा कि जो आने वाले समय पर कभी किसी जगह पर कहीं पर नौजवान साथी कोई हिम्मत करे लोगों को इकट्ठा करने की, तो उम्मीद हमारी सब लोगों की यह होनी चाहिए कि बढ़ चढ़कर उनका साथ दे, उनको हिम्मत दे। मैं देख रहा हूं मंच पर कई दल और पार्टियों के लोग उपस्थित हैं। अभी एमएलए का चुनाव लड़ चुके कोई पार्षद साथी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से हमेशा सक्रिय रहकर समाज का योगदान करते हैं। अभी लोग सब बता रहे थे, की जिक्र कर रहे थे नरेंद्र भाई का। हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे तब भी नरेंद्र भाई को ऐसे ही घूमता हुआ पाते थे। ऐसा कोई समाज का मंच नहीं जिस पर नरेंद्र भाई और ये 24 की पगड़ी नजर न आ जाए। हमेशा हर जगह पर हर मौके पर ये दिखाई देते हैं। हालांकि मुखिया गुजर जी तो चक्रवर्ती हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ ज्यादा बात बोली जाए तो कम रह जाएंगी। अभी दीपू जी का जिक्र किया, हालांकि गजराज जी बैठे हैं और तमाम हमारे साथी विकास जी, अभी हमारे गायक कलाकार, हमारे नागर साहब, हमारे कासे जी, तमाम हमारी बहन, हमारे प्रोफेसर साहब बोलकर गए। अभी देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है संगठित होना। और संगठन तैयार कैसे होता है, बुरा मत मानना दिल्ली का कोई भी लोग, लेकिन जो बात बोल के जाऊंगा उसमें आपको सच्चाई नजर आएगी। जब हम महाराज चक्रवर्ती सम्राट, गुर्जर सम्राट बोलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई उपाधि देता है अलग अलग तरह की। जब मीर भोज जी का जिक्र करते हैं तो उन्होंने कम उम्र से लेकर अपनी ताकत, अपनी सोच का परिचय देते हुए जो छोटा सा राज्य प्राप्त उन्हें हुआ था विरासत के रूप में, उन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया और इतना बढ़ाया कि 50 सालों में जो दूसरे लोगों के लिए छोड़कर गए तो दूर सुदूर तक, जहां अफगानिस्तान है, जहां पाकिस्तान है और ये पूरी उत्तर भारत की पट्टी और साउथ तक चले जाइए, ये
कितना बड़ा राज हुआ करता था। लेकिन वो समय ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि उस दौर को हम लोग भुला चुके हैं। और उसके बाद लगातार किस तरह से इतिहास को दबाया गया, कुचला गया, छुपाया गया। लेकिन नौजवान साथियों, अब ये भार आपके कंधों पर है। लेकिन हमारे दिल्ली के साथियों से मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आप कैसे थे और आप कैसे हो गए, इन दो लाइनों को समझिए और जानिए। आपका हाथ पहले ऐसे था, आप ताकतवर हुआ करते थे, आपका नाम दूर तक जाना जाता था। और आज स्थिति ऐसे से ऐसे में आ गई है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको समझने और जानने की जरूरत है। अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र आया, हमारे साथी यहां पर बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जिक्र और करना चाहता हूं कि सारी ताकत, सारी विरासत, ये सारी शोहरत और बहुत सारे लोग बहुत बड़े धनवान हैं हमारे। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से, एक पार्टी का उदय 10 साल पहले हुआ और वो पार्टी दिल्ली और पूरे देश में जगह जगह पर पहुंच गई। और कैसे व्यक्ति ने शुरुआत की, कहां से वो निकले, कहां से उनका उदय हुआ, संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। और अगर जात की बात करें तो 90 से 95% उनकी जाति किसी दूसरे दल में काम करती है, दूसरे दल पार्टी को सपोर्ट करती है। लेकिन आज पूरी दिल्ली जब तमाम साजिशें, तमाम तरह के आडंबर चीजें चलती हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, तब भी वो शख्स इस दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ये हम में और आप में ऐसी कुव्वत वाला, ऐसी सोच वाला, ऐसा मन वाला, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में सोचना और विचार करना चाहिए। जो लोग पूरे देश पर राज करते थे, हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शक्ति छीन होती गई। मैं बुरा नहीं मानेंगे यहाँ के लोग, लेकिन सीलमपुर में अगर आप लोग ये मन में ठान लें कि पूरी दिल्ली में हम जन जागरण चलाएंगे, हमारे जो 4 साथी, 5 साथी और पूरे गांव के लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया है, अगर इसी मन से आप ये मन बना लें, मैं संख्या की बात इसलिए नहीं करूंगा, जब जागरूकता की कमी होती है, जब जागरूकता का अभाव होता है और जब संपन्नता आती है, तो संपन्नता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन संपन्नता अलगाव भी लाती है, दूरी भी लाती है। कई लोगों को यह लगता है मुझे अपने सगे भाई की भी जरूरत क्या है, मेरे घर में सारे संसाधन हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब दिक्कत आती है, तब हम लोगों को ढूंढते रहते हैं। कई जगह कई मौकों पर चर्चा चलती है कि दिल्ली में ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग खो से गए हैं। आज आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मामूली प्रोग्राम नहीं है मूर्ति लगने का। हम लोग क्या दल में गए, अभी तमाम साथी, मैं तो सहारनपुर पहुंच नहीं पाया, लेकिन लाखों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए। अभी जन जागृति चल रही है, लेकिन कहीं पर भी मूर्ति की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास करता है तो सरकारी अड़ंगा और जात के नाम पर कई दुश्मन खड़े हो जाते हैं। क्या बात सच्चाई की है या नहीं? बिल्कुल। क्या केतन में ये हुआ या नहीं हुआ? और हमने हर मंच से बात कही कि हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं, और कोई भी घातक सोच वाला व्यक्ति किसी जात का विरोधी नहीं हो सकता। लेकिन जिस जात में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो निश्चित रूप से उससे लगाव होना लाजमी है। हम लोग विधायक के रूप में हैं, लेकिन ये बात दावे के साथ कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस जात में पैदा हुए हैं, पले हैं,
लेकिन जब विधायक के रूप में है तो अन्य जातियां, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे बनती है। लेकिन जब तक वो आएगा हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास यह होगा कि लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन इकट्ठा करने के लिए जो हमारे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, कई लोग लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन कभी कभी जब मौका आता है इकट्ठे होने का तो हम इकट्ठे उतनी संख्या में नहीं हो पाते। इसका कारण क्या जानते हैं? इसका कारण है जागरूकता का अभाव। और कई बार ये लगता है कि ये व्यक्ति प्रसिद्धि पालेगा तो मैं वहां पर क्यों जाऊं। लेकिन ये ध्यान रखना, जो लोग संपन्नता के बाद इकट्ठा रहते हैं वो ताकतवर नहीं, वो महाशक्तिशाली बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए आपकी संपन्नता जो है, मैंने एक चीज और कह के जाऊंगा, बुरा मत मानना, ये पूरा एनसीआर का क्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, यहां तक कि हमारा मेरठ भी, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा ह्रास हुआ है, इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों ने अपनी प्रगति को एक जगह जाकर रोक दिया, अपनी तरक्की को छोटा कर दिया। और कोई बड़े लोग कहते थे बात कि भूखा शेर लंबी छलांग लगाता है और जिसका पेट भरा हुआ होता है वो आराम से सोता रहता है। तो हम लोग जिनके पास थोड़ी जमीन किराए का पैसा आ रहा था, उन्होंने सोचा कि 5 लाख रुपए महीना आ रहा है तो हमें कुछ काम करने की जरूरत क्या है। 7 लाख आ रहा था, किस पे 10 लाख आ रहा था, तो वो लोग पिछड़ गए। और जो दिल्ली में दूर से आकर बसे थे, आज वो नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में और यहीं पर पूरे एनसीआर में बहुत अमीर होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। और ये सब लोगों को हमें समझना चाहिए। प्रोफेसर साहब इसकी अहमियत समझ सकते हैं और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो भी इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि कोई समाज अगर आर्थिक संपन्नता पाले तो उसकी संपन्नता संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। जब तक कोई समाज शैक्षिक रूप से संपन्न ना हो, जब तक सामाजिक रूप से संपन्न ना हो और जब तक आर्थिक रूप से संपन्नता ना आए, तीनों संपन्नता को जब लोग इकट्ठा होकर एक जगह करते हैं तब कोई समाज संपन्न माना जाता है। इसलिए मैं सब लोगों को कहूंगा एक बात, कि एक उदाहरण दूंगा जात के नाम का, जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था, जब देश बंट रहा था तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ बहुत बड़ा पलायन हुआ, बड़ी संख्या में लोग आए। और इसी दिल्ली में, यहीं लाल किले के आसपास, इसी जमुना के खाते में तंबू लगाकर खाना भी आपके बड़ों ने उन तक पहुंचाया। रोटी नहीं थी, खुला आसमान था, धन दौलत कुछ नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा 2 जातियां थी, एक सिंधी और एक पंजाबी। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के किसी ताकतवर देश में चले जाइए, जो लोग हिंदुस्तान में माइग्रेट होकर आए थे, आज वो सबसे ज्यादा संपन्न और ताकतवर लोग हैं। इन्हीं 75 सालों में उन्होंने तय करके दिखाया। इसी आपकी दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार में हो और चाहे नौकरियों में हो, उनकी भागीदारी निश्चित रूप से आपको हर जगह नजर आ जाएगी। लेकिन बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, प्रार्थना करके जाऊंगा और नौजवान साथियों से कहूंगा कि कई बार टकराव अहम का होता है, कई बार टकराव आपस में एक दूसरे से छोटा बड़ा करने का होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं, ये निश्चित रूप से मान के चलना, उनकी मेहनत को कोई मिटा नहीं सकता, उनकी मेहनत को कोई नहीं मिटा। इसलिए जो जिस क्षेत्र में है ईमानदारी से काम करते जाइए। और मैं निश्चित रूप से भोगी भाई सबसे पहले बोल के गए, नितिन जी और कई हमारे साथी हैं, नितिन पुरी तो हैं,
नीतीश चौधरी जी, कालू चौधरी जी, कुलदीप जी और एक हमारे साथी सबसे पहले बोल के गए थे अनुराग जी कहाँ हैं? सबसे पहले बोल कर गए। मैं एक चीज आप सब लोगों को कहूंगा कि आप सब लोग मिलिए और पूरे के पूरे गांव जहां पर भी आबादी है एक जन जागरण चलाइए और समय समय पर मौकों पर तो चीज अगर किसी ने जान ली जिसके नजदीक चले गए, एक खुशी और एक गमी। अगर आपने एक दूसरे का साथ देना सीख लिया तो निश्चित रूप से आप सब लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन बुरा मत मानना, हमारे कई लोगों का सवेरा ही 12 और 1 बजे होता है और रात फिर 4 तक होती है। कई लोगों का तो दिन ही 11 से 4 बजे तक रात को निकलता है। तो आप बताइए, जितने बड़े लोग बैठे यहाँ पर ईमानदारी से हिंदुस्तान में पूरे विश्व के किसी ताकतवर व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके अगर दिनचर्या को टटोलेंगे तो व्यक्ति 4, 4:30 और 5 बजे के अंदर सुबह उठ जाते हो और अपने नित्य दिन की जितनी प्रक्रियाएं हैं उनको सुबह के 2 घंटे में निपटाकर और फिर लोगों के लिए काम करने के लिए निकल जाते हैं, अपने बिजनेस के अपनी चीज को बढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं निकल पाते। लेकिन इसमें आम जनता को कोई वो नहीं है, लीडर जो नेतृत्व करने वाले लोग वो दिशा देते हैं। ये जो लीडरशिप बैठी, मैं आप सब लोगों से बात कहूंगा, हम लोग दूसरी जातियों का सम्मान कई बार बहुत करते हैं बढ़ चढ़कर, लेकिन ये ध्यान रखना, अपने से कमजोर जो आपका व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जात का है, अगर नजदीक किसी से बनानी है जल्दी, तो आपके नजदीक सबसे पहले वो व्यक्ति लग सकता है जो आपसे कमजोरी के हाथ है। जो लोग ताकत में हैं, जो लोग बलशाली हैं, राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, अगर किसी ताकतवर व्यक्ति को आप चाहोगे कि आपकी जिंदाबाद बोल दे, आपके पीछे चलकर बोलेगा नहीं। इसलिए जो समाज में गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको नजदीकी लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मैं आपके सामने एमएलए बनकर खड़ा हूं, मैं कोई विरासतन राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। हमने तो अपने माँ बाप को बचपन में खो रखा है, अकेला था मैं अपने घर में और एक बार मैं नहीं जीता हूं। 14-15 साल मेहनत करके ऐसी जगह पर हम लोग चुनाव जीते हैं एमएलए जहां पर हमारे समाज का कोई व्यक्ति देश के आजादी के बाद नहीं जीता था। इसलिए ध्यान रखना, आप किसी तरह पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा जो लोग यहाँ पर आए होंगे अलग अलग दल के और पार्टी के होंगे, आप किसी तरह पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, मुखिया जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नौजवान साथियों से मिला, जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिल रहा। मैंने उनसे पूछा कितने दिन हो गए चुनाव हुए? कहते 4-5 साल हो गए, कोरोना से पहले चुनाव हुआ। तो मैंने कहा अब तक आप लोगों ने क्या क्या किया? कह रहे जहां पार्टी दल भेज देता वहां चले जाते। मैंने कहा ध्यान रखना, जब तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, अगर कुछ करना चाहते हो उसके बाद, तो किसी जगह किसी भी तरीके से एमएलए का टिकट या सांसद का टिकट पा लेना, चाहे आपने पार्षद का टिकट पा लेना, चाहे चुनाव जीत जाना और चाहे चुनाव हार जाना, फिर मेहनत करने लग जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई सीट ऐसी बचेगी जिस पर उसके बाद मेहनत के बाद आप जीतना चाहो। लेकिन बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ी शादी, हमारे 3 चीजों का चलन है। समझने सब लोग नहीं, बड़ी शादी, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर। मान लिया किसी घर में 5 सदस्य हैं और कमरे बना दिए 25, उसका क्या फायदा? क्या फायदा उसका? मान लिया गाड़ी की एक की जरूरत है 10 लाख वाली की, तो 80 लाख वाली का क्या फायदा? क्या फायदा 80 लाख वाली का? और जो दिमाग का लोग ध्यान कर लेना, आपके यही सरापा होगा, आपके यहीं पर आसपास ऐसे कई लोग का आप जिक्र कर रहे हो। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीएसटी अगर कोई समाज देता है तो जैन समाज के लोग देते हैं। तो इसलिए धीरज जी, दिखावा उन चीजों का करना चाहिए जिससे नई पीढ़ियां, नस्लें बेहतर हो रही हो। इसलिए उन चीजों को दिखावे के चक्कर में नहीं लगना चाहिए जिससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो। तो मैं आप तमाम नौजवान साथियों को जिन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम रखा और आपसे
एक हमारी कोशिश है, प्रयास है कि हम हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक एक पदयात्रा करें और पार्टी के बैनर पे ना करें। हमारा मन ये है कि एक ऐसी यात्रा करें जिससे देश को और प्रदेशों को ये जरूर जानकारी हो कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है और उस एकजुटता को दिखाने का मौका मिलेगा। मेरी कोशिश है कि मैं दिल्ली के प्रत्येक गांव में चला जाऊं उस यात्रा से पहले। आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा। हालांकि प्रशासन दिल्ली में घुसने देगा या नहीं देगा ये बात की बात है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर ही आप लोग ऐसा किनारे पर, तो जब सहायता कर दोगे, जब मदद कर दोगे, तो फिर दिल्ली के मामला मैदान तक पहुंच ही जाएंगे। हम अंदर पहुंच जाएंगे और कभी मौका आएगा नरेंद्र जी, आप तो रहते ही हमेशा, लेकिन मैं हमारे जो पूरी बेटा जी हैं जो आर्म रेसलिंग में मेडलिस्ट हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो साथी हैं, हमारे नितिन चौधरी जी, कालू चौधरी जी, कुलदीप चौधरी जी, नितिन कोहली जी और भाई तमाम लोग जो लगे हुए थे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और कभी किसी मौके पर ऐसा लगा करे कि हमें कहीं पूछना है, क्योंकि रोज रोज तो आदमी नहीं आ सकता, आप कभी मेरठ की तरफ आए या उनकी तरफ आए तो आप सब लोगों का स्वागत है। आज भी गली गंतरी में प्रोग्राम था समाज का, लेकिन हुआ ये